में वह गत वर्ष में पूर्व के 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो। दूसरा, वह गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। तो ये आधार शर्त और अतिरिक्त शर्त है ना। तो यहाँ पर हम साधारण निवासी किसे मानेंगे? तो साधारण निवासी में हम इससे सारांश में ये कह सकते हैं कि भारत का साधारण निवासी तभी वो हो सकता है जब वो आधारभूत शर्तों के आधारभूत जो शर्त है उनमें से कम एक शर्त को पूरा करता हो और अतिरिक्त शर्त को पूरा करता हो, अतिरिक्त शर्तों के दोनों शर्तों को पूरा करता हो और आधार शर्त जो बेसिक कंडीशन है उसके दोनों में से कोई भी एक शर्त को पूरा करता हो। अब ये कौन कौन सी शर्तें होंगी? जो बेसिक कंडीशन है उसमें ये है कि वो प्रीवियस ईयर में 180 डेज रहा हो, ठीक है। दूसरा जो है प्रीवियस ईयर के 4 ईयर में वो टोटल 365 डेज रहा हो और जो प्रीवियस ईयर है उसमें 60 डेज रहा हो। दूसरा जो अतिरिक्त शर्त है, अतिरिक्त शर्त में वो 10 वर्ष के उनके 10 वर्षों में से 2 वर्ष भारत में रहा हो कम से कम, और दूसरा वो 10 वर्ष के उनके 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। यदि इन शर्तों को वो पूरा करता है तो वो भारत का साधारण निवासी कहलाएगा आयकर अधिनियम के अंतर्गत। दूसरा जो दूसरी बिंदु थी, असाधारण निवासी हम किसे कहेंगे? साधारण निवासी हो गया, असाधारण निवासी। असाधारण निवासी कौन होगा? तो यहाँ पर देखते हैं यदि कोई व्यक्ति कम से कम एक आधार शर्त को पूरा करता है लेकिन अतिरिक्त शर्तों में से कोई भी एक शर्त या दोनों अतिरिक्त शर्त को पूरा नहीं करता, ठीक है। असाधारण निवासी कौन? असाधारण निवासी वह व्यक्ति होगा जो आधार शर्तों को पूरा नहीं करता है, ठीक है। तो आधार शर्तों को पूरा नहीं करता लेकिन असाधारण व्यक्ति में ये है कि आधार शर्त का एक शर्त को पूरा करता हो किंतु अतिरिक्त शर्तों में से दोनों में से एक या दोनों को पूरा नहीं करता हो, ऐसा व्यक्ति जो है वह असाधारण निवासी कहलाएगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति कम से कम एक आधारभूत शर्त की पूरी करता हो किंतु अतिरिक्त शर्तों में कोई एक शर्त या दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता है तो वह व्यक्ति असाधारण निवासी कहलाएगा। अब इसमें आधारभूत शर्तें और अतिरिक्त शर्तें दोनों मैंने आपको बताया कि गत वर्ष में आधार शर्त जो है गत वर्ष में भारत में कम से कम 182 दिन रहा हो अथवा वह गत वर्ष में कम से कम 2 वर्षों तक भारत में रहा हो और गत वर्ष में 60 दिन तक रहा हो। अतिरिक्त शर्तें जो है वह गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो, गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। तो ये आपका असाधारण निवासी होगा। तीसरी बात हम आते हैं अनिवासी। अनिवासी कौन होगा? जो कि आधार शर्त और आपके अतिरिक्त शर्त दोनों को ही पूरा नहीं करता है, वह व्यक्ति अनिवासी कहलाएगा। यदि कोई व्यक्ति कम से कम एक आधार शर्त भी पूरा नहीं करता हो, ठीक है। यहाँ पर असाधारण में क्या है? कम से कम एक आधार शर्त को पूरी करता हो और अतिरिक्त शर्तों को पूरी नहीं करता तो वह असाधारण हो गया। किंतु अनिवासी वो होगा जो आधार शर्त को पूरा नहीं करता है, भले वो अतिरिक्त शर्तों को पूरा करता हो लेकिन आधार शर्त को पूरी नहीं करता हो तो वह व्यक्ति अनिवासी कहलाएगा, यानी नॉन रेजिडेंट होगा। तो नॉन रेजिडेंट
व्यक्ति जो है, या हम सरल शब्दों में ये कहें, यदि कोई व्यक्ति निवास की प्रथम दो शर्तों में से कम एक शर्त को पूरी नहीं करता तो वह अनिवासी कहलाएगा। अब इसमें हम दूसरा पहुंचते हैं, ये तो क्या हो गया, ये आपके भारत में साधारण निवासी के अंतर्गत जो निवास व्यक्ति है, व्यक्ति के आधार पर हम कहते हैं कि व्यक्ति इंडिविजुअल के निवास स्थान निर्धारण के प्रावधानों को अभिव्यक्त करता है। तो निवास स्थान का निर्धारण हुआ। दूसरा, हिंदू अविभाजित परिवार का जो निवास स्थान है, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत इसको परिभाषित की गई है। इंडियन आपके इनकम टैक्स के अंतर्गत अंडर सेक्शन 6(2) के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। इसमें हम ये देखते हैं कि हिंदू अविभाजित परिवार जो है, हिंदू अविभाजित परिवार, रेसिडेंस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अंडर सेक्शन 6(2), तो साधारण निवासी हिंदू अविभाजित परिवार, ऑर्डिनरी रेसिडेंस आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो कब कहलाएगा, तो एक हिंदू अविभाजित परिवार गत वर्ष में भारत में साधारण निवासी तभी माना जाएगा जब परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण या आंशिक रूप से भारत में स्थित हो। आपको ये ध्यान रखना होगा, परिवार का प्रबंधन यानी कि फैमिली मैनेजमेंट जो है ना, वह फुली या फिर पार्टली, पूर्ण या आंशिक रूप से भारत से होता हो, यानी यहीं पर से आपका होता हो, या परिवार का कोई भी व्यक्ति जो है करता है, यानी कि उसका जो मुखिया है, मुख्य जो है के लिए निर्धारित अतिरिक्त शर्तों, जो कि 2 शर्तें हैं, बेसिक है और एडिशनल, है ना, ये दोनों को बार बार निकाल होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेसिक शर्तें कौन सी हैं और एडिशनल जो आपके और आपका आवाज नहीं आ रहा है अच्छे से। अर्थात 2 वर्ष निवासी रहा एवं 7 वर्ष 30 दिन भारत में निवासी आवाज नहीं आ रही है। और आपकी आवाज नहीं आ रही है। भारत का सर कीर्तन में भारत में हो नियंत्रण वो यही परिवार कोई भी शर्त सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
करता है नॉन सर आवाज नहीं आ रहा है सर। हिंदू अधिनियम की धारा जो निवास आदि कुछ पूछ रहे थे कोई? सर कोई आवाज ही नहीं आई सर आपकी अभी। आवाज ही नहीं आ रही है। अभी आपकी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है आपको? यस सर अभी क्लियर है। ओके, हम आगे बढ़ रहे हैं। फर्म या व्यक्ति के समुदाय का निवास स्थान भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। और निवास स्थान के दृष्टिकोण से फर्म को दो प्रकार से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक तो निवासी फर्म और दूसरा अनिवासी फर्म, रेसिडेंट फर्म, नॉन रेसिडेंट फर्म। तो कोई भी फर्म या व्यक्ति का समुदाय गत वर्ष में भारत में निवासी माना जाएगा यदि उसका नियंत्रण जो है कंट्रोलिंग वो पूरी तरीके से भारत से किया गया हो, है ना। यानी कि फर्म की सारी जो कंट्रोलिंग है वह भारत में हो, चाहे वो पूर्णतः हो या आंशिक हो। ओके। दूसरा जो है अनिवासी फर्म, हम उसको कहेंगे नॉन रेसिडेंस फर्म। कोई फर्म या व्यक्तियों का समुदाय गत वर्ष में भारत में अनिवासी माना जाएगा यदि उसका प्रबंध एवं नियंत्रण जो है भारत के बाहर स्थित हो, यानी आउट ऑफ कंट्री। यानी भारत के बाहर से यदि किसी फर्म का नियंत्रण किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, उसको चलाया जा रहा है, तो ऐसी जो फर्म है वह अनिवासी माना जाएगा। तो अब दूसरी बात है कंपनी की दृष्टिकोण से, ये तो फर्म के दृष्टिकोण से हुआ। कंपनी के दृष्टिकोण से यह भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 6(3) अंडर सेक्शन 6(3) में इसको डिफाइन किया गया है। तो रेजिडेंस ऑफ कंपनी सेक्शन 6(3) इसके अंतर्गत हम इसको भी दो भागों में विभाजित है, निवासी और अनिवासी। ठीक है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो रेसिडेंट कब होगा वो? यदि कंपनी भारत में स्थापित हो। ओके, यदि वो यही है तो भारतीय कंपनी माना जाएगा भाई। तो भारतीय कंपनी तो भाई वो बाहर से भी हो सकता है, लेकिन उसकी कंट्रोलिंग जो है वह, उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल कहां से होना चाहिए? भारत से यदि वह होता है तो वह रेसिडेंट कंपनी होगा। और यदि भारत के बाहर से यदि होता है तो वह नॉन रेसिडेंट कंपनी कहलाएगी। अब निवास स्थान और कर दायित्व जो है इसके आधार पर रेसिडेंट स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी की हम जब बात करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 5 के अंतर्गत हम चलते हैं। तो ये करदाता की कुल आय में किस स्थान पर उसको कमाई गई है यानी कि अर्न की गई है ना। तो आयों पर विशेष ध्यान रखना होगा, यानी करदाता की कुल आय में किस स्थान पर कमाई गई आय शामिल की जाएंगी और किस स्थान पर उसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यानी कि लिया जाएगा और नहीं लिया जाएगा। इस बात का निर्धारण जो है ये व्यक्ति के निवास स्थिति के आधार पर होता है, यानी कि वो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी उसकी इनकम को ली जाए और कौन सी इनकम को न ली जाए। ये उसके रेसिडेंस के आधार पर लिया जाएगा। तो निवास स्थान के आधार पर उसकी कुल आय का क्षेत्र या कर भार जो है उसको निश्चित किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि वो कितना टैक्स पे है या नहीं है। तो निवास स्थान के आधार पर निवासी जो है यानी कि साधारण निवासी, असाधारण निवासी या अनिवासी,
इसको हम एक पार्ट में निवासी और दूसरा अनिवासी। तो निवासी है या अनिवासी है, तो ये गत वर्ष में उसके द्वारा अर्न किया गया इनकम पर, यानी गत वर्ष में वो कितना कमाया है, अर्जित किए गए आय पर ये कर दायित्व जो है वह निर्भर करेगा। तो उसके अनुसार से उसके कर दायित्व को हम विभिन्न माध्यम से इसको कर सकते हैं। जैसे कि साधारण निवासी का कर दायित्व यदि डिसाइड किया जाए, टैक्स लायबिलिटी ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो एक साधारण निवासी करदाता की कुल आय में कौन सी चीजें शामिल करेंगे और कौन सी चीजें शामिल नहीं करेंगे। तो आयों का कौन से आय सम्मिलित किए जाएंगे वह मैं आपको बता देता हूं। साधारण निवासी का कर दायित्व, टैक्स लायबिलिटी ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि भारत में प्राप्त आय, इसको शामिल किया जाएगा। यानी एक साधारण निवासी करदाता की कुल आय में शामिल की जाने वाली आय। तो पहला भारत में प्राप्त आय। भारत में प्राप्त आय से आपका आशय, इसको हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अर्थात भारत में प्राप्त आय का मतलब ये है कि भाई भारत में स्थित व्यापार से जो लाभ हुआ है या भारत में स्थित जो व्यापार है उससे वो जो आय प्राप्त कर रहा है उसे लिया जाएगा। दूसरा, ये मुख्य बिंदु है जिसको आपको ध्यान में रखना है, जो कि बार बार आपको आएगा। दूसरा, भारत में प्राप्त हुई समझी गई आय, अर्थात भारत में प्राप्त माना गया है। तो जैसे कि ऋण पत्रों पर उपार्जित ब्याज जो 31 मार्च तक प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात उसको प्राप्त माना जाएगा। नेक्स्ट, भारत में उपार्जित आय, यानी कि भारत से ही उपार्जन हुआ हो, यानी यहीं से उसको मिला हो, यहां से प्राप्त हुआ हो। जैसे भारत में नौकरी किया रहा हो, है ना, और उसका वेतन जो है भले वो उसको विदेश से मिल रहा हो, लेकिन काम वो यही कर रहा है और उसका पेमेंट वहां से मिल रहा है। तो भारत में की गई नौकरी का वेतन विदेश में मिलना, अर्थात भारत में उपार्जित, यानी उपार्जन आप कहां से कर रहे हैं, आपको काम कहां से कर रहे हैं, आपको कहां से मिल रहा है, ये उस पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में उपार्जित समझी गई आय। समझी गई अर्थात माना गया। तो भारत सरकार के द्वारा किसी कर्मचारी को विदेश में देय वेतन जो है इसमें इसको भी शामिल किया जाएगा। तो भारत में उपार्जित समझी गई। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं विदेश में प्राप्त या उपार्जित आय। बाहर से, भारत के बाहर से जो उसको मिला है। तो जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का अदर कंट्री में, भारत के बाहर उसका मकान है, प्रॉपर्टी है और उसे उसको रेंट वगैरह मिल रहा है, या उस मकान संपत्ति से उसको आय हो रही है, तो उसको शामिल किया जाएगा। कौन से कंडीशन में? जब वह ऑर्डिनरी रेसिडेंस है, यानी कि साधारण निवासी है, तब उसको शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको और इजी करते हुए ये कह सकते हैं कि निवासी द्वारा गत वर्ष में कमाई गई प्रत्येक आय कर योग्य होगा, चाहे उसका संबंध भारत से हो या भारत के बाहर हो। यदि वह भारत का साधारण निवासी है तो, ठीक है, ऑर्डिनरी रेसिडेंस है, रेसिडेंशियल है, तो वह उसको भारत से किसी भी साधन से, रिसोर्सेज से उसको यदि आय प्राप्त होती है तो, या उसको भारत के बाहर से उसके किसी संसाधन से, किसी रिसोर्सेज से यदि उसको आय प्राप्त हो रही है तो उसको शामिल की जाएगी। तो उसका संबंध भारत से हो या भारत के बाहर से हो। तो निवासी को हम ये कहें कि उसको वर्ल्ड में कहीं से भी पैसा मिल सकता है, तो वो सारे उसकी इनकम्स जो हैं उसके कुल आय में शामिल किया जाएगा, यानी कि कर दायित्व में उसको शामिल किया जाएगा। तो भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत उसको देना पड़ेगा। ओके, ये हो गया जो ऑर्डिनरी साधारण निवासी है उसके लिए।
अनिवासी का पराठे जो है पराठे बेटा पराठे नॉट मस्त रेसिडेंट। दोन मला विचारलंय नाही माइक बंद रखेंगे प्लीज। तो एक असाधारण निवासी की कुल आय में किसको शामिल की जाएंगी, कौन सी आय शामिल की जाती हैं? पहला है भारत में प्राप्त आय, भारत में प्राप्त हुई समझी गई आय, भारत में उपार्जित आय, भारत में उपार्जित समझी गई आय, भारत के बाहर ऐसे व्यापार की आय जो भारत में उसको प्राप्त हुआ हो, यानी कि भारत से नियंत्रित किया गया हो, यानी उसका व्यवसाय यहां से है लेकिन उसकी कंट्रोलिंग यहां है, यहां से यदि उसको किया जा रहा है तो इस प्रकार से इसमें असाधारण निवासी को भारत से संबंधित प्रत्येक आय वह केवल उसी विदेशी व्यापार की आय पर कर देना पड़ता है जिसका नियंत्रण जो है वह भारत से होता होगा या भारत से होता है, तो वह असाधारण निवासी के अंतर्गत उसके आय में कर दायित्व में इसको शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट तीसरा जो अनिवासी है, तो अनिवासी का कर दायित्व जो है टैक्स लायबिलिटी ऑफ नॉन रेसिडेंट। एक अनिवासी की कुल आय में भारत में आय प्राप्त आय, भारत में प्राप्त समझी गई आय, भारत में उपार्जित आय, भारत में उपार्जित समझी गई आय। तो इस प्रकार से अनिवासी को केवल भारत से संबंधित आय पर ही उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। विदेशों से जो अर्न किया हुआ है उस पर उसको भारत में किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से उसके कर दायित्व में उसको शामिल नहीं किया जाएगा। यदि वह भारत से प्राप्त किया है या यहां से अर्न जो भी उसकी आय होगी उसी पर ही उसको कर दायित्व टैक्स लायबिलिटी तय की जाएगी उसकी। यदि अनिवासी करदाता कोई आय विदेश में प्राप्त करता है एवं बाद में उस पूरी राशि या उसके आंशिक राशि भारत भेजता है तो ऐसे आय भारत में प्राप्त नहीं मानी जाएगी और उसके लिए कर योग्य नहीं होगा। यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि गत वर्ष के पूर्व के वर्षों में भारत के बाहर प्राप्त या उपार्जित आय जो गत वर्ष में भारत में लाई गई हो किसी भी श्रेणी में हो करदाता के लिए कर योग्य नहीं होगा। ये आप राइट डाउन कर लेंगे, ध्यान रखेंगे आप कि गत वर्ष के पूर्व के वर्षों में भारत के बाहर प्राप्त या उपार्जित आय जो गत वर्ष में भारत में लाई गई हो किसी भी श्रेणी का हो, ठीक है, साधारण हो असाधारण हो या अनिवासी हो, तो करदाता के लिए कर योग्य नहीं होगा। तो इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जैसे कि जो विभिन्न शीर्षक हैं आपके वेतन से आय, मकान से आय, व्यापार पेशे से आय, पूंजी लाभ और अन्य साधनों से आपके आय। तो भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयों को 5 विभिन्न मुख्य शीर्षकों पर बांटा गया है, टॉपिक पर बांटा गया है और इसके अंतर्गत आने वाले आय कब भारत में उपार्जित या प्राप्त मानी जाएंगी और कब नहीं मानी जाएंगी इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा और कर निर्धारण करते समय इन बातों पर विशेष आपको ध्यान रखनी होगी और इसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि वेतन से आय, तो वेतन से आय इनकम फॉर सैलरी, यदि कर्मचारी ने भारत में सेवाएं प्रदान की हैं यानी कि भारत में सर्विस किया है तो वेतन की आय भारत में उपार्जित मानी जाएगी, यानी उसकी जो सैलरी उसको मिल रही है यदि उसकी सर्विस भारत में है और भारत से यदि उसको मिल रहा है उसको यही मिल रहा है इसी देश से मिल रहा है
तो उसको भारत में उपार्जित मानी जाएगी, चाहे वो वेतन का भुगतान भारत में किया गया हो या उसका भुगतान विदेश में किया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम ये देखते हैं, यदि भारत सरकार के किसी भारतीय नागरिक को विदेश में सेवारत होने के कारण से भारत के बाहर ही उसका भुगतान किया गया है, तो ऐसी आय भारत में उपार्जित मानी जाएंगी। भारत सरकार के अलावा अन्य किसी भारतीय नियोक्ता ओनर या भारतीय कंपनी ने किसी कर्मचारी को विदेश में की गई सेवाओं के बदले कोई वेतन विदेश में दिया हो, तो ऐसा वेतन भारत में उपार्जित नहीं माना जाएगा। अतः केवल निवासी की दशा में आय में ही उसको शामिल की जाएगी, असाधारण निवासी या अनिवासी के स्थिति में उसको शामिल नहीं किया जाएगा। यदि भारत में की गई सेवाएं यानी कि जो सर्विस कर रहा है वो भारत में यदि कर रहा है और उसके अगेंस्ट उसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को भारत से बाहर पेंशन मिलता है, भाई वो यहीं काम किया है और यहीं से रिटायर हो गया और उसको पेंशन जो है भारत के बाहर मिल रहा है, तो ऐसे पेंशन जो है वह भारत में उपार्जित मानी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई उसकी सर्विस पीरियड जो था, सर्विस वो इस देश में रहा, वो यहाँ काम किया और यहाँ काम करने के बाद सेवानिवृत्ति होने के पश्चात वह बाहर विदेश चला गया और उसका पेंशन जो है उसको वहीं प्राप्त हो रहा है, तो उसको इसमें उपार्जित माना जाएगा। तो ये हुआ वेतन से संबंधित इनकम फॉर सैलरी, जहां जो कि आपको ध्यान रखनी होगी। दूसरी, मकान संपत्ति से आए, इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी। तो यदि मकान संपत्ति भारत में स्थापित है, यानी कि ये कहें कि भाई उसकी संपत्ति जो है वह भारत में स्थित है और यहीं से उसको मिलता है, तो यहीं उसको उपार्जित माना जाएगा, यानी कि यहीं से अर्न और यहीं से उपार्जित। तो जो भी प्राप्त किराया है भारत में उपार्जित और प्राप्त माना जाएगा, चाहे किराए का भुगतान वो जो है वो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन उसकी मकान संपत्ति तो भारत में है, तो भाई भारत में है तो उसको यहीं का माना जाएगा, उसका भले पेमेंट जो है वो विदेश में बैठा हो और वहां ले रहा हो। ठीक है, तो ये उसके कर दायित्व में शामिल किया जाएगा। विदेश में यदि स्थित उसका मकान है और किराया यदि उसे सीधे भारत में प्राप्त होता है, तो भारत में प्राप्त माना जाएगा। ये सभी श्रेणी के जो करदाता हैं उनके लिए ये कर योग्य होंगी, टैक्सेबल अमाउंट होगा। लेकिन यदि ऐसी संपत्ति का किराया पहले तो विदेश में प्राप्त किया जाता है और भारत में बाद में भेजा जाता है, तो इसे भारत में प्राप्त नहीं माना जाएगा और केवल निवासी स्थिति पर ही, निवासी होने पर ही उसको कर योग्य माना जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनकम फॉर बिजनेस ऑफ प्रोफेशंस, व्यापार अथवा पेशे से आय। ऐसे व्यापार की आय भारत में उपार्जित प्राप्त मानी जाएगी जिसका नियंत्रण व प्रबंधन जो है वह भारत से ही होता हो। ठीक है, ये पहले भी मैंने बताया कि भारत में स्थिर है, उसका मैनेजमेंट और उसका कंट्रोलिंग दोनों यदि भारत से हो रहा है तो उसको लिया जाएगा, उसके कर योग्य आय में शामिल की जाएगी। विदेशी व्यापार की आय भारत में प्राप्त और उपार्जित नहीं मानी जाएगी। यदि विदेश में व्यापार किया जा रहा है तो उसको यहाँ नहीं माना जाएगा, उपार्जित नहीं माना जाएगा। विदेश में स्थित लेकिन भारत से नियंत्रित किया गया है, कंट्रोल भारत में स्थापित है, भारत के बाहर है, विदेश में है व्यापार, लेकिन उसका कंट्रोलिंग जो है वो यहीं से किया जा रहा है, भारत से किया जा रहा है।
उसका व्यापार जो है, उसका संचालन जो है, कंट्रोलिंग जो है, वह भारत से किया जा रहा है। तो व्यापार की जो आय है, व्यापार बेसिक की आय है, निवासी एवं असाधारण निवासी के लिए कर योग्य होगा, ना कि अनिवासी के लिए होगा। कैपिटल गेन, पूंजी लाभ में हम आगे बढ़े तो भारत में स्थित संपत्ति के हस्तांतरण से जो होने वाला लाभ है, भारत में उपार्जित या प्राप्त माना जाएगा, चाहे संपत्ति के हस्तांतरण का सौदा या अनुबंध कहीं पर भी हुआ हो, यानी कि उसका ट्रांसफर किया गया हो या उसके लिए एग्रीमेंट किए गए हो, वह कहीं पर भी किए गए हो, लेकिन उसको यहां पर अर्जित माना जाएगा। विदेश स्थित संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला जो पूंजी लाभ है, तो पूंजी लाभ भारत में उपार्जित या प्राप्त नहीं माना जाएगा, क्योंकि विदेश में है और उसके हस्तांतरण से हुआ है, तो उसको यहां पर नहीं माना जाएगा। लास्ट आपका है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अन्य साधनों से जो आय है उसको कर दायित्व में शामिल करते हैं। यानी तो जो घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश भारत में उपार्जित माना जाएगा, चाहे ऐसा लाभांश जो है कंपनी द्वारा हितधारकों को विदेश में ही भेजा हो गया हो। तो कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए जो आपके घरेलू कंपनी से जो प्राप्त लाभांश है, वह प्रत्येक श्रेणी के लिए, अर्थात साधारण निवासी, असाधारण निवासी या अनिवासी, सभी के लिए वह करदाता के लिए कर मुक्त होता है। ब्याज की आय यहां उपार्जित होंगी, जहां राशि उधार दी गई हो। यदि भारत सरकार द्वारा भारत के बाहर भी ब्याज चुकाया जाता है तो उसे भारत में उपार्जित माना जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा। तो मैं ये कह, यदि निवास स्थान और कर दायित्व की हम बात करते हैं तो निवास स्थान में निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी की स्थिति को मैं एक संक्षिप्त कम शब्दों में आपको स्पष्ट कर देता हूं। निवास स्थान संबंधित जो बातें हैं, तो निवास स्थिति का निर्धारण संबंधी जो समस्याएं हैं, निवास स्थान के आधार पर कर योग्य की आय की गणना करना, ये दो मुख्य बिंदु है। तो हम निवास स्थान जो है, इसमें मुख्य आपके बिंदु निवास स्थान को यदि आप डिसाइड करते हैं कि किसी व्यक्ति की निवास की स्थिति क्या होगी, तो भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 6 में इसको परिभाषित किया गया है। सॉरी। तो उसके अंतर्गत जो शर्तें दी गई हैं, एक प्रमुख शर्त है बेसिक जो कंडीशन है, और बेसिक कंडीशन के अंतर्गत दो शर्तें हैं। पहला है गत वर्ष में भारत में वह कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। दूसरा है गत वर्ष में कम से कम 60 दिन प्लस 60 दिन तो रहा हो गत वर्ष में, प्लस गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो। ये आपका आधार शर्त है, जो बेसिक कंडीशन है उसके पार्ट 1 पार्ट 2। दूसरा आपको दिया एडिशनल कंडीशन, अतिरिक्त शर्तें। तो अतिरिक्त शर्तों में भी दो शर्तें हैं। पहला है वो गत वर्ष के पूर्व 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो, यानी भारत का निवासी रहा हो। दूसरा, गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। तो आधार शर्त के 2 शर्त और अतिरिक्त शर्त के 2 शर्त, ये कुल मिला के आपके 4 शर्त। यदि हम कहें शॉर्ट में, तो आपके बेसिक और आपका जो ऑप्शनल
जो है अतिरिक्त शर्तें, एडिशनल कंडीशन। अब इसमें यदि हम यह देखें कि यदि आधार शर्त और अतिरिक्त शर्त दोनों को यदि वह पूरा करता है, आधार शर्त की कोई भी एक शर्त और अतिरिक्त शर्तों की दोनों शर्तों को वह पूरा करता है, तो वह निवासी होगा। यदि आधार शर्त को पूरी करता हो लेकिन अतिरिक्त शर्त को पूरी नहीं करता है, तो वह असाधारण निवासी कहलाएगा। यदि वह आधार शर्त को पूरी नहीं करता है, तो आधार शर्त को जब पूरी ही नहीं करता, तो अतिरिक्त शर्त को पूरी करने का यहां पर क्वेश्चन ही नहीं उठता, तो वह व्यक्ति जो है वह अनिवासी होगा। तो ये शॉर्ट में आपकी निवास स्थिति हुई, जहां पर इस रूल को आपको ध्यान में रखना है, आपको अपने दिमाग में बिठा के रखनी है कि किसी व्यक्ति की निवास स्थिति को हम किस तरीके से निर्धारित करेंगे, और निवास स्थिति के आधार पर ही कर दायित्व जो है वह निर्धारित होता है। तो उसके कर दायित्व जो है वह निवास स्थान के आधार पर ही प्रभावित होंगे, यानी कि उसकी निवास की स्थिति साधारण है, असाधारण है या अनिवासी, और उसी के आधार पर उसके कर दायित्व का निर्धारण किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे। थैंक यू सर। ठीक है।